नमस्कार, मैं रहबत सिंह बारी। मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कि सीरिया से सामने आ रही है। सीरिया में जंग घमासान मचा हुआ है। दोनों तरफ की सेनाएँ यानी कि सीरियाई सेना और विद्रोहियों के बीच में जंग बहुत भीषण चल रही है। कभी ये समाचार आता है कि विद्रोही दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी के साथ, तो कभी ये खबर आती है कि सीरियाई सैनिकों ने विद्रोहियों को पीछे ढकेल दिया है। बहरहाल, जिस तरह से ये जंग चल रही, इससे सीधे तौर पर बात सामने आ रही कि पूरी दुनिया जो है दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ जहाँ विद्रोहियों के साथ इसराइल, अमेरिका, टर्की खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सीरियाइयों के साथ, सैनिकों के साथ ईरान और रूस और चीन और उत्तर कोरिया खड़ा हुआ है। हालाँकि अभी ना तो चीन, ना ही उत्तर कोरिया और ना ही रूस ही पूरी तरह से खुलकर सामने आए हैं। हालाँकि रूसी हवाई जहाज़ जो है वो लगातार बमबारी कर रहे हैं विद्रोहियों के ऊपर, लेकिन जिस प्रकार से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा। बहरहाल, सबसे ज़्यादा अगर इसमें देखा जाए तो तुर्की जो है उसने सबसे ज़्यादा गद्दारी किया है इस मामले में। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनकी ज़बान कुछ और होती है, दिल में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है। यूएन में वो कहते हैं कि हम फ़लस्तीन की आज़ादी चाहते हैं, और ये भी, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वो इज़राइल और अमेरिका के साथ खड़े होते नज़र आते हैं। बहरहाल, जिस प्रकार से सीरिया के ऊपर इस वक़्त लोगों की निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो इससे पहले हसन नसरुल्लाह, जो कि हिज़्बुल्लाह के चीफ़ हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अगर सीरिया का इज़राइल, अमेरिका का कब्ज़ा हो गया तो समझ लेना कि फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं होगा, उसका जो मुद्दा होगा वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और हो भी यही रहा है कि जिस प्रकार से विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से इज़राइल, अमेरिका और टर्की का समर्थन प्राप्त है, आधुनिक हथियार प्राप्त है, ड्रोन प्राप्त है, उसको देखते हुए अंदाज़ा लगाया जाता है कभी भी वो दमिश्क पे कब्ज़ा कर सकते हैं। हालाँकि जो बशर असद की जो सरकार है, सेना है, वो भी लगातार हमला कर रही है और मजबूती के साथ जंग लड़ रही है, लेकिन कई जगहों पर सरेंडर करते हुए भी नज़र आ रही है। बहरहाल, 2-3 दिन के अंदर ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सीरिया के ऊपर क्या विद्रोह का कब्ज़ा हो जाता है, या फिर जो सीरियाई सैनिक हैं वो उनको पीछे ढकेलते हैं। अगर कब्ज़ा होता है तो एक बार फिर से पूरे सीरिया के ऊपर इज़राइल, अमेरिका का कब्ज़ा हो जाएगा। विद्रोही तो सिर्फ़ नाम के होंगे, और विद्रोही जैसे कि पता है कि वो उस संगठन को, जो संगठन उनका है, उसको अमेरिका, इज़राइल ने ही आतंकी घोषित कर रखा है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि उसका हाल अफ़गानिस्तान जैसा हो जाए, कुछ ऐसा ही होने वाला है अब सीरिया में भी। बात किया जाए अगर हिज़्बुल्लाह और लेबनान और इज़राइल की बात किया जाए, तो इज़राइल की तरफ से लगातार दक्षिण लेबनान के जो बॉर्डर है वहाँ पे हमला किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है, और इक्का-दुक्का जवाब लेबनान की तरफ से भी उसका दिया जा रहा है। हालाँकि हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि अगर इसी प्रकार से सीज़फायर का उल्लंघन होता रहा तो फिर वो भी नहीं चुप बैठेगा और फिर उसके बाद वो हमला करेगा। हालाँकि हूथी और इराक की तरफ से लगातार इज़राइल के ऊपर हमला जारी है। हूथी और इज़राइल और इराक की जो मिलिशिया है, उसने लगातार मिसाइल इज़राइल पर मारा, जो कि वहाँ पे जो तेल अबीब है वहाँ और हाइफ़ा, यहाँ के ऊपर जो शहर उनका है, वहाँ पे ये मिसाइलें गिरी हैं और ड्रोन गिरा है, और दावा किया जा रहा है कि इससे इज़राइल को काफ़ी तबाही मची है और काफ़ी नुकसान हुआ है। बहरहाल, देखना ये होगा कि ये जंग क्या वाक़ई तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, या फिर इसके ऊपर विराम लग सकता है। लेकिन जिस तरह से जंग हो रही है, उससे तो ऐसे ही लगता है कि अब ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तेज़ी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ेगा वो भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी वैसे ही डामाडोल हो रही है, उससे और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और सामान जितने हैं सबके महँगा होगा, और जब महँगा होगा ज़ाहिर-सी बात है इसका सीधा प्रभाव आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर पड़ने जा रहा है। वैसे भी अगर भारत में देखा जाए तो इस वक़्त एक नया प्रचलन चालू हो चुका है, और वो है मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश करने का और मस्जिदों का सर्वे कराए जाने का। अभी अजमेर, बदायूं और संभल का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब जौनपुर की अटाला मस्जिद के ऊपर भी दावा किया गया है, और इसके लिए हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई है और कहा गया है इसका सर्वे कराया जाए, क्योंकि ये पहले मंदिर था। बहरहाल, अब हाई कोर्ट के हाथ में है और हाई कोर्ट इसका सर्वे कराता है या क्या करता है, या निचली अदालत के फैसले को रोकता है,
क्योंकि निचली अदालत ने कहा है कि इसके ऊपर सर्वे किया जाए। बहरहाल ये तो हाई कोर्ट पर निर्भर करता है, वहीं सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वर्शिप 1991 को लेकर क्या वो करता है। हालांकि 12 तारीख को वहाँ पे 3 बजे सुनवाई होनी है। अगर पूर्व के जो निर्णय था अगर उसको कायम रखा जाता है कि 1947 से पहले जो जिस तरह से था उसी तरह से धार्मिक स्थल रहेंगे, अगर वो होता है तो ये जो रोजाना मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश की जा रही है उसके ऊपर विराम लग सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जितनी भी मस्जिदें हैं सबके नीचे फिर खोदो खोदो वाला काम शुरू हो जाएगा और फिर वहाँ के ऊपर मंदिर की तलाश प्रारंभ हो जाएगी और इससे सौहार्द भी बिगड़ सकता है। हालांकि जिस तरह से जिस तरह से संसद में इस वक्त जो उधम मची हुई, लोकसभा में उधम मची हुई है, उसके ऊपर संभल है, अजमेर है, इसके अलावा अडानी है, सबको लेकर कई तरह से बवाल मचा हुआ है और विपक्ष लगातार इसको लेकर हंगामा खड़ा कर रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी बड़ा हंगामा है। वहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के विधायक चुनकर सामने आए हैं, जो उन्होंने ईवीएम से ही जीत हासिल किया, उन्होंने शपथ ग्रहण करने से ही इनकार कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पे ईवीएम के ऊपर ही हमला बोला, कहा कि ईवीएम की जांच कराई जाए और उन्होंने खुद ही कहा कि हम जीत के जरूर आए हैं लेकिन हम सबसे पहले अपने ही ईवीएम की जांच कराना चाहते हैं। एक गांव में के लोगों ने ईवीएम के ऊपर के जो वहाँ से जो निर्णय आया, परिणाम आया था, उसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम खुद से बैलेट पेपर बनवाएंगे और बैलेट पेपर से हम अपना चुनाव कराएंगे और देखते चाहते हैं कि आखिर बीजेपी को कैसे इतना वोट मिल गया। हालांकि जो ऐसा कर रहे थे उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, प्रशासन ने सख्ती से रोक दिया। लेकिन ये जो एक गांव का था मामला था वो अब धीरे धीरे फैलता हुआ पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा है। देखना ये होगा कि आखिर इस जो आंधी चली है ईवीएम को लेकर, इस आंधी के अंदर चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार भी आती चपेट में आती है या नहीं आती। तो वहीं बिहार को अगर देखा जाए तो वहाँ भी जो BUPSC है उसको लेकर भी वहाँ बवाल मचा हुआ है। जो खान सर हैं उनको जैसा कहा गया था कि परसों उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन हालांकि वहाँ की पुलिस है उसने इनकार किया कि नहीं, गिरफ्तार नहीं किया गया। आज खान सर का एक उनके जो YouTube हैंडल है, जो X हैंडल है, उसके ऊपर आया है उनका एक फोटो है जिसमें वो अस्पताल में एडमिट है और मानो कहा जा रहा है कि उस दिन जब इन्होंने वहाँ धरना प्रदर्शन किया था उसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही, इसी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहरहाल देखना ये होगा कि चारों तरफ मचे हुए बवाल पर विराम आगे लगता है या अशांति ही अशांति रहती है। फिलहाल बस ये बारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।